नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल महरिया क्लासेस पर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। मैं योगेश महरिया आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ संविधान के प्रश्नों की श्रृंखला। और इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021 के अंदर जो 15/9/21 को पेपर हुआ था तीसरी पारी में, उसके संदर्भ में आज हम बात करेंगे। इस पेपर में भारतीय संविधान के 15 प्रश्न आपसे पूछे गए, जिसमें महिला बाल अपराध के भी शामिल हैं। कुल मिलाकर 15 प्रश्न भारतीय संविधान से संबंधित थे, जिनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए तो उन प्रश्नों पर सीधे हम रुख करते हैं। जो भी नए मित्र हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, उन सभी से निवेदन है आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर जरूर करें साथियों। चलिए, कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा साथियों। चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न 18। प्रश्न साथियों, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? पहला ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 17 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तीसरा है 2 वर्ष 11 माह 19 दिन, चौथा है 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? साथियों, इसका सही उत्तर होगा 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 20वां। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया? तो साथियों, आपके सामने पहला है शंकरी प्रसादवाद, दूसरा है सज्जन सिंह वाद, तीसरा है गोलकनाथवाद और चौथा है केशवानंद भारतीवाद। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा केशवानंद भारतीवाद। हाल ही में रीट में भी ये प्रश्न पुनः आपसे पूछा गया है साथियों। तो देखिए, केशवानंद भारतीवाद में संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। चलिए आगे हम बात करते हैं। आपके 21वें नंबर का जो प्रश्न है, भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से किस के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होंगी जो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों ये, पहला राष्ट्रपति आदेश द्वारा प्रदान करे, दूसरा संसद विधि द्वारा प्रदान करे, तीसरा उच्चतम न्यायालय नियमों द्वारा प्रदान करे, चौथा भारत सरकार विनिश्चय द्वारा प्रदान करे। 21वां है साथियों, ऐसा प्रत्येक कार्य कौन करेगी? संसद करेगी। संसद विधि द्वारा ये तय करेगी, कानून बनाकर जो है हम बात करें उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों के संबंध में अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां प्रदान कर सकती है। चलिए आगे हम बात करें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। अब आपने देखिए, अनुच्छेद 40 के अनुसार ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, देखिए कक्षा में हमने पढ़ा भी है। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, रिक्त स्थान योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो, विकास की इकाइयों के रूप में कार्य करने, स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने, विकेंद्रित शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने, सामाजिक न्याय की इकाइयों के रूप में कार्य करने। और इसका सही उत्तर होगा साथियों स्वायत्त शासन इकाइयों के रूप में, स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए। बहुत ही शानदार आपका जो है ये प्रश्न है साथियों। चलिए, इसका दूसरा आपका जो है उत्तर हो गया स्वायत्त शासन इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए। साथियों, इसमें जो आपके सामने 3 पॉइंट मैंने आपको नोट करवाए हैं, इसमें से ये अगला अंतिम तीसरा पॉइंट था। देखिए, इसी प्रकार अगर हम बात करें, देखिए भारत के संविधान में समवर्ती सूची के प्रावधान का विचार निम्नांकित में से किस देश से लिया गया? तो साथियों, 23वें प्रश्न का जो उत्तर है आपके सामने वह क्या होगा? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा यूनाइटेड किंगडम, तीसरा कनाडा और चौथा अगर हम बात करें आपके सामने ऑस्ट्रेलिया। तो अगर बात करें 23 में अंदर आपका जो है समवर्ती सूची का प्रावधान साथियों हमने जो है आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया है, और अवशिष्ट सूची का प्रावधान हमने जो है वो कनाडा से लिया है साथियों। तो आपके सामने जो है अनुच्छेद 23 में कौन सा उत्तर सही होगा साथियों? आपके सामने आपका चौथा प्रश्न जो है आपके सामने बिल्कुल चौथा ऑप्शन जो है आपका ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही होगा। यानी कि समवर्ती सूची का प्रावधान हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया साथियों। चलिए, इसी के साथ अगर हम बात करें, नेक्स्ट अपन अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसका कार्यकाल भारत सरकार में मंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि के लिए रहा? बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। निम्नांकित में से किसका कार्यकाल भारत सरकार में मंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि के लिए रहा? पहला विद्याचरण शुक्ल, दूसरा चौधरी चरण सिंह, तीसरा जगजीवन राम और चौथा रामविलास पासवान।
बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों, और इसमें जो इसका सही उत्तर होगा साथियों, जगजीवन राम। कौन सा उत्तर सही है साथियों? जगजीवन राम सबसे लंबे तक भारत सरकार में मंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं साथियों। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्नवा 25वां है आपके सामने, प्रश्न नंबर 25। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है? ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना, ग्राम खंड स्तर पर स्थानीय प्रशासन की द्विस्तरीय संरचना, तीसरा है ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, चौथा है ग्राम खंड जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की चतुस्तरीय संरचना। तो साथियों आप सभी को पता है हमारे यहाँ पंचायती राज त्रिस्तरीय है, और इसका ऑप्शन भी कौन सा सही होगा? तीसरा ही सही होगा। यानी कि हमारे यहाँ पर ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था विद्यमान है। चलिए अगला आपका प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन मतलब इसमें कथन और कारण है। देखिए पहला है ए, पीड़ित व्यक्ति की याचिका प्राप्त होने पर ही मानवाधिकारों के हनन की शिकायत पर जांच कर सकता है, स्वतः नहीं। दूसरा, मानवाधिकारों के हनन का कोई मामला अगर किसी अदालत में लंबित है तो उसमें किसी भी हालात में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बताइए साथियों निम्न में से कौन से कथन सही हैं? दोनों ही गलत हैं साथियों, ए भी सही नहीं है और बी भी सही नहीं है। ठीक है, देखिए पीड़ित स्वतः संज्ञान भी ले सकता है, और अगर कोई मामला अदालत में लंबित है तब भी वह हस्तक्षेप कर सकता है। दोनों ही आपके जो है यहाँ पर गलत है साथियों। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगले नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 27 नंबर का, निम्नांकित में से कौन सा समूह भारत के संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? बहुत ही शानदार प्रश्न आपके लिए साथियों। नंबर 2, वन, झील, नदी और वन्य जीव। बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों आपके लिए, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न आपके लिए आ गया, वन, झील, नदी और वन्य जीव। चलिए अगर दूसरा इसका जो है सही उत्तर होगा, ठीक है, मैंने डायरेक्ट आपको उत्तर बता दिया, मैं अपनी संवेदनाओं पर कंट्रोल नहीं रख पाया और आपको डायरेक्ट उत्तर बता दिया साथियों, क्योंकि एक्साइटेड हो गया मैं भी प्रश्न दे करके। वास्तव में बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न आया, और मेरा आपको पता पढ़ाने का पैटर्न भी यही है, इसी प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं। चलिए अगर हम बात करें अगला 28वें नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है? राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है साथियों। तो ऑप्शन 4 हैं। पहला ऑप्शन है भारतीय निर्वाचन आयोग, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा राज्यपाल, चौथा राज्य निर्वाचन आयोग। बताइए साथियों। साथियों राज्यपाल ये जो है अधिसूचना जारी करता है। राज्यपाल के नाम से जो है राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना राज्यपाल के नाम से जारी की जाती है साथियों। अगर हम बात करें अगला प्रश्न आपके साथियों, नेक्स्ट प्रश्न 29वें नंबर का है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिला भ्रूण हत्या रोकने के उद्देश्य से मुखबिर योजना इन्फॉरर स्कीम के तहत प्रोत्साहन राशि बढ़ाई है। बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि कितनी है? टोटल कितनी होगी साथियों? पहले 2.5 लाख थी, अभी 3 लाख रुपए हो गई है। तो कुल मिलाकर आपका कौन सा उत्तर सही होगा साथियों? 29 में 3, तीसरा है 3 लाख रुपए। पहले इस योजना के अंतर्गत साथियों 2.5 लाख रुपए राशि थी, लेकिन वर्तमान में बढ़ाकर क्या कर दी है? 3 लाख रुपए बढ़ी। कितनी कर दी है? 3 लाख रुपए। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या सही होगा? 3 लाख रुपए उत्तर सही होगा आपका। ठीक है, आगे हम बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। दूसरा, इसके संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं। तीसरा, इसमें नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। चौथा, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी मंत्रिपरिषद की विचार विमर्श की कार्यवाही के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। अब इसमें कूट वाचन दिया गया है कि आपका कौन सा सही है। 30वें नंबर में कौन सा सही आप बताइए साथियों। आपके इसमें जो है चारों ही सही हैं साथियों, चारों ही आपके जो ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सही हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न 31वें नंबर का, निम्नांकित में से किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है? जयपुर कोटा पहला, दूसरा जयपुर जोधपुर, तीसरा जयपुर बीकानेर और चौथा जयपुर अजमेर। बहुत ही सरल है साथियों, आप सभी जानते हैं जयपुर और जोधपुर के अंदर पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था जो है लागू है। जयपुर जोधपुर 2 ही संभाग है जहां पर पुलिस
कमिश्नरेट व्यवस्था आपके सामने क्या है, विद्यमान है, लागू है। अगला प्रश्न अगर हम बात करें साथियों, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त जिला व सत्र न्यायाधीश। बहुत ही सुंदर आपके सामने प्रश्न है साथियों ये, क्योंकि इसमें संशोधन हो चुका है वर्तमान में, ठीक है, लेकिन फिर भी ये तात्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से आपके प्रश्न आया। किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश क्या बनाया जाएगा? हम बात करें राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का हम बात करें अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में साथियों, अब इस प्रश्न के अनुसार तो आपका जो है पहला उत्तर आपका सही होगा, लेकिन वर्तमान में अगर आप याद रखें तो किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त, हम बात करें किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो होगा वह आपके सामने हम बात करें वर्तमान में क्या बन सकता है, आपके न्यायाधीश बन सकता है। यानी कि मुख्य न्यायाधीश होना अनिवार्य नहीं है। अब वर्तमान संदर्भ में वह क्या है, किसी भी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी बन सकता है। मुख्य न्यायाधीश की अपेक्षा न्यायाधीश को भी बनाया जा सकता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? लोकायुक्त के बारे में प्रश्न पूछा है, बहुत ही शानदार प्रश्न साथियों। देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। दूसरा, महालेखाकार राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। तीसरा, राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है साथियों। 33वें का कौन से कथन सही हैं? आपके सामने तीनों ही सही हैं साथियों। ए बी सी आपके ये सारे ही सही हैं, सभी इसके क्षेत्राधिकार से बाहर है साथियों। तो 33वें प्रश्न के साथ ही हमारी जो 15 प्रश्नों की श्रृंखला साथियों इसमें समाप्त होती है। और हमने जो है राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के तीनों प्रश्न पत्र सॉल्व कर लिए हैं। जो भी हमारे नए मित्र हैं जिनको ये प्रश्न पत्र नहीं मिल रहे हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल और प्लेलिस्ट में जाइए, आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स के नाम से फोल्डर मिलेगा, वहाँ आपको सारे प्रश्न पत्र मिलेंगे। और सब इंस्पेक्टर से पुराने आपके जो प्रश्न पत्र चाहिए वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये श्रृंखला पसंद आई होगी। और अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही है, निरंतर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न और बने, तो अधिक से अधिक वीडियोस को आप जो है हमारे इन कंटेंट को लाइक कीजिए, साथ ही में हमारे को कमेंट कीजिए, और साथ ही में अगर हम बात करें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हमें बताते रहिए कि आपको किस किस प्रश्न के आपको जो है आपको इस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए, सॉल्व्ड आपको कंसेप्ट चाहिए, तो हम वह लेकर आने का प्रयास करेंगे। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। एक बार पुनः नए प्रश्न पत्र के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।